नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विशेषकर उन परीक्षार्थियों के लिए जो किसी कारण से दृष्टि के सेंटर पर आकर क्लासेस नहीं कर पाए हैं या कोविड-19 के कारण से वो घरों में हैं, घरों से ही तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एडमिशन लिया हो या घरों से तैयारी कर रहे हों, या वे परीक्षार्थी जो किसी कारण से नहीं आ सकते, सुदूरतम क्षेत्रों में वो हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर रणनीति और साथ ही साथ जो प्रश्नों का ट्रेंड या प्रारूप है, उन सभी को अंतर्संबंधित कर इस प्रकार से चीज़ें बताई जाएं, समझाई जाएं, ताकि वो प्रश्नों तक अपने पहुंच को सुनिश्चित करने के साथ साथ अंतिम रूप से चयनित भी हो सकें। दृष्टि आईएएस ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हालांकि अन्य कई राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। यूपीएससी तो प्राथमिकता पर है ही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे कि ऑनलाइन पीटी के कार्यक्रम, ऑनलाइन मेंस के कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। क्रैश कोर्स भी अभी जस्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए कराया गया था, जीएस के लिए। इस प्रक्रिया से हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का गुणात्मक संवर्धन हो, अर्थात प्रतिबद्धता और दक्षता तो है ही, परंतु गुणात्मकता आने से अधिक अंक मिलेंगे और अच्छे रैंक के साथ आप चयनित हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा और मेंस का, अर्थात मुख्य परीक्षा का, खासकर सामान्य अध्ययन के लिए, उसका एक सारगर्भित या बेहतर मूल्यांकन या विश्लेषण करके आप तक पहुंचाया गया था। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारस्की के लिए इस मूल्यांकन का वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया है दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हैं, खासकर सिलेबस के परिवर्तित होने के बाद से, उन प्रश्नों का भी विश्लेषण, उसके उत्तर के साथ साथ कि प्रश्न किन क्षेत्रों से, किन सेक्शन से, किस प्रकार से आ रहे हैं, और तब विद्यार्थी अगर उन सेक्शंस को टारगेट करके कंसेप्चुअली और कंटेंट बेस्ड तरीके से उसको तैयार करें, तो न केवल उसको तैयार करना आसान होगा, बल्कि प्रश्नों तक उनकी पहुंच होगी और वो इजीली पीटी को क्रॉस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें यह भी ट्रिक समझाने का प्रयास करते हैं हम लोग कि विद्यार्थी पीटी की परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के तैयारी को भी कैसे जोड़ सकता है, क्योंकि पीटी के साथ साथ कम से कम 40 से 60% मुख्य परीक्षा की तैयारी भी हो सकती है, संभव है। तो ये सारी की सारी रणनीति हम विद्यार्थियों को दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से संप्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने 2021 के, 20 के, 19 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को विश्लेषण दिया था। ये वीडियो 2018 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा का तीसरा वीडियो है, अर्थात पार्ट 3 है या पार्ट सी है। इसके 2 वीडियोस पहले ही आपको मिल चुके हैं। तो 21 से लेकर 32वें प्रश्न तक, अर्थात कुल जो 45 प्रश्न आए हैं भूगोल, पर्यावरण तथा पारस्की से, ये मैंने बार बार कहा है कि यदि 150 में 45 अर्थात लगभग 1/3 प्रश्न भूगोल और पर्यावरण या पारस्की से ही आते हैं, तो आप इसको अवॉइड तो कतई नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये थोड़ा तकनीकी और कंसेप्चुअल विषय है, अवधारणा आधारित है। तो यदि आप इसको अंतर संबंधित कर पढ़ें तो बड़े आराम से प्रश्नों तक आपकी पहुँच सुनिश्चित हो सकती है, आप बना सकते हैं। और यदि कंसेप्चुअली यानी अवधारणात्मक तरीके से मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, अर्थात जो अंतर विषयक उपागम है, उसके अंतर्गत नहीं तैयार करते तो समस्याएं आ सकती हैं। और हमारा प्रयास है कि पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा भी की तैयारी को भी आप एक अच्छा अंजाम इसी के साथ दे लें। चलते हैं प्रश्नों की ओर, प्रश्नों के साथ समझते हैं फिर से एक बार प्रश्नों की प्रक्रिया को, ट्रेंड को, प्रश्नों के सेक्शन को, या कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, और फिर आगे आप उन सेक्शंस को कैसे तैयार कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर और समझते हैं पूरे ट्रेंड को। तो जो पहला प्रश्न है 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा का पार्ट 3 वीडियो यानी पार्ट सी वीडियो का, वो है वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना, अर्थात बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, इसका आशय यही है, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपुल्स कंफर्ट in the present is the definition of which one of the following concept? Concept is आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास और मानव विकास। ठीक है, यहाँ पे जो आर्थिक वृद्धि है या समृद्धि है, यह हमेशा मात्रात्मक होता है, अर्थात हम जीडीपी में कितना समृद्धि कर पाए, ये मात्रात्मकता आर्थिक वृद्धि या समृद्धि कहलाती है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, अर्थात ये मात्रात्मक होता है
मात्रात्मक वृद्धि और जब ये मात्रात्मक वृद्धि लंबे समय तक होगा तो गुणात्मक भी हो जाएगा। लंबे समय तक मात्रात्मक वृद्धि के कारण मात्रात्मक सहगुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव भी हो जाएगा। अर्थात अगर अर्थव्यवस्था के जीडीपी में प्रत्येक वर्ष एक उच्च अर्थात जो आंकड़ा है मात्रात्मकता के साथ, जैसे 8%, 9%, 7%, 10%, 12%, हम प्रत्येक वर्ष में जीडीपी में समृद्धि दर को देखते हैं। तो जब लंबे समय तक यह मात्रात्मक बेहतर समृद्धि दर हम प्राप्त करेंगे तो इसका असर हमारे जीवन स्तर पर भी पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय पर पड़ेगा, जिससे जीवन स्तर के साथ साथ हमारा जीवन बेहतर होगा। यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो परचेजिंग कैपेसिटी अर्थात जो परचेज करने की क्षमता है, पोटेंशियल है, वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो जीवन में गुणात्मक बेहतर होगा, गुणात्मक स्तर बेहतर होगा। तो जब समृद्धि लंबे समय तक बेहतर रहता है मात्रात्मक वृद्धि, तो वो मात्रात्मक सह गुणात्मक हो जाता है और तब उसे हम कहते हैं आर्थिक विकास। यानी इसमें संसाधन, तत्काल और भविष्य की बात नहीं है, ये सिंपल जो अभी एक वर्ष का लेखा जोखा है उसी को बताता है। अब मानव विकास, तो मानव विकास की प्रक्रिया ये एचडीआई इंडेक्स से कंसर्न हो जाता है, एचडीआई तथा कुछ अन्य अर्थात इसमें स्पेशली आप देखोगे जेंडर पर या वीकर सेक्शन पर नहीं, ये समृद्धि सामान्य अर्थव्यवस्था की है। अर्थात ये दो जो है ए और बी, ये सामान्यतः अर्थव्यवस्था की समृद्धि से है, परंतु जो मानव विकास है वो यह भी देखता है कि लिंगानुपात, जैसे सपोज कीजिए किसी प्रदेश का लिंगानुपात बहुत नेगेटिव है लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर है, तो लिंगानुपात के नकारात्मक होने के कारण भी या बावजूद भी वहाँ ग्रोथ के उस मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आर्थिक विकास के मात्रा या गुणात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात उस वहाँ पे जो समृद्धि है अर्थव्यवस्था की या जो विकास है वो मात्रात्मक सह गुणात्मक ही होता है, परंतु मानव विकास सामाजिक परिप्रेक्ष्यों से जुड़ जाता है। अर्थात ये जो दोनों ऑप्शन थे ये आर्थिक अर्थात इकोनॉमिक संदर्भ से जुड़े थे, इकोनॉमिक संदर्भ से जुड़े थे। इस वाले में जो सामाजिक संदर्भ है वो भी जुड़ जाता है। सामाजिक संदर्भ अर्थात वीकर सेक्शन का विकास हुआ कि नहीं हुआ, जितनी बेरोजगारी एससी या एसटीज में थी उनका उत्थान, हालांकि एसडीआई रिपोर्ट में नहीं आता इसलिए मैंने लिख दिया है एसडीआई तथा कुछ अन्य। एसडीआई रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्रति व्यक्ति आय, तो भाई वो समृद्धि से कंसर्न तो हो ही गया। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा, अर्थात आप केवल काम ही कर रहे हैं या आपकी आयु में वृद्धि भी हुई है, और आयु में वृद्धि मानव के विकास का एक आधार हो सकता है। यानी वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है रादर देन जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ लिंगानुपात को, अर्थात विकास की प्रक्रिया में कहीं पुरुष सत्तावादी या प्रतिवादी समाज ही तो आगे नहीं बढ़ रहा, यानी महिलाएं जो कुल का आधा मानी जाती हैं, कुल का आधा हैं, उनका विकास भी प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अन्य में क्या होता है, जैसे बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग को बोझ तो नहीं समझा जा रहा, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ओवरऑल एसडीआई में के साथ साथ कुछ अन्य तथ्य जुड़ करके मानव विकास को विश्लेषित करते हैं। ठीक है, अब ये सब ध्यान रखिएगा, ये जितनी चीजें हैं ये तत्काल अर्थात करेंटली चलते हैं, परंतु जो सतत पोषणीय विकास है वो संसाधन, जैसे सतत पोषणीय विकास का जो 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था उसमें क्या परिभाषा दी गई थी, सबसे शानदार। एक तो जैसे टिकाऊ विकास, अर्थात वह विकास जो टिका रहे उसे हम कहते हैं टिकाऊ विकास। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द सतत विकास या पोषणीय विकास या धारणीय विकास। धारणीय मतलब जो धारण करने योग्य हो, यानी वो प्रत्येक संदर्भों में सकारात्मक ही होगा, लेकिन जो उसकी विस्तृत व्याख्या की गई, विश्लेषण किया गया, उसमें 2-3 संदर्भों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया सुनिए। वर्तमान के संसाधनों का, अब केवल ऊर्जा नहीं, हम सभी, यानी भूमि संसाधन, जल संसाधन, जल में भी सागरीय जल, नदी के जल मतलब सतही जल, अंतर्भौम जल, सभी प्रकार के जल, मृदा संसाधन, वायु संसाधन, वायु को भी, चूंकि वायु फ्रेश नहीं होता है
देखो आर्टिकल 21 के तहत अब फ्रेश इन्वायरमेंट फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ चुका है। तो जितने इसके अलावा खनिज संसाधन, धात्विक संसाधन, धात्विक खनिज संसाधन, अधात्विक खनिज संसाधन, इसके अलावा जितने भी संसाधन, मानव संसाधन, सभी प्रकार के संसाधनों को पहले जोड़ लिया गया। उसमें डिप्लोरेबल था, डिप्लोर करते हुए विवेक सम्मत संसाधन से वन संसाधन। वन संसाधन एक ऐसा संसाधन है, या मृदा संसाधन या भूमि संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग यदि हम विवेक सम्मत करें तो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन यदि विवेक सम्मत प्रयोग न करें तो जनसंख्या कम होने पर भी हम उसको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उसको कहते हैं डिप्लेटेबल रिसोर्स, विवेक सम्मत संसाधन। ये यूएनडीपी ने 1995 में संसाधनों में नवीकरणीय और अनवीकरणीय के साथ साथ एक और चीज जोड़ा, डिप्लेटेबल। और जोहान्सबर्ग समिट 2002 में अगर विस्तृत उसके रिपोर्ट्स को पढ़िएगा तो ये सब चीज़ें शामिल की गई। तो उसमें कहा गया कि वर्तमान संसाधनों का प्रयोग मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से इस प्रकार से हो कि वर्तमान को बेहतर बनाते हुए उसके बिना किसी मात्रात्मक और गुणात्मक क्षय के वह अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो जाए, उसे हम सतत विकास कहते हैं। देखो अगर कोयले का हम प्रयोग करते हैं तो हम मान लेते हैं कि जैसे होता है ना कि हमारे पास एक 100 रुपये की एक प्रॉपर्टी है, तो मेरे अगले पीढ़ी तक या तो उसमें वृद्धि होनी चाहिए या उतना ही कम से कम चला जाए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, वरना कहा जाएगा कि ये जो थे वो मतलब बेहतर लक्षणों वाले नहीं थे, प्रॉपर्टी को कम कर दिए। मेरी बात समझ गए? तो जो अभी हमारे पास रिसोर्स है बेसिकली वो हमारा नहीं है, हमारे भविष्य के जो संतानें होंगी, संतानें मतलब हमारी निजी नहीं, ये पूरे के पूरे पृथ्वी के मानव संसाधन के विषय में कहा जा रहा है, ये उनकी धरोहर है, ये उनकी विरासत है जिसे हमें संभाल कर रखना है और इसे आगे उन तक हस्तांतरित कर देना है। तो जब मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से वो अगली पीढ़ी तक बिना क्षरण के हस्तांतरित हो जाए तो सतत विकास है। इसी को थोड़ा सा घुमा कहा गया है कि सुखों का यानी वर्तमान को सुनिश्चित करते हुए भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधन, तो ऊर्जा भी संसाधन है की बचत निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण संबंधित है, तो ये हो जाएगा संपोषणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये परिभाषा मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि वर्तमान संसाधन जिसका प्रयोग हम विकास के लिए करते हैं, समृद्धि के लिए करते हैं, उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक किसी प्रकार के क्षरण के बगैर अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो, वही सतत विकास है। यानी अभी हम विकास तो करेंगे। अब इसमें एक प्रश्न आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि सर कोयले का प्रयोग करेंगे तो कोयला बना तो हम नहीं देंगे। तो उसमें होता ये है कि यदि 1 रुपया हम यहाँ से निकालें तो कहीं और से 1 रुपया ला करके उसमें डाल दें। अगर 2 नहीं डाल सकते तो 1 तो डालें ही। तो जितना रिसोर्स हम यूज़ करेंगे कम से कम उस परिमाण में, उस मात्रा में हम अन्य रिसोर्सेज को क्रिएट करके अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करेंगे और प्रयास करेंगे कि जिस रिसोर्स का हम प्रयोग कर रहे हैं उस रिसोर्स का मात्रात्मकता के साथ हम आगे तक हस्तांतरित करें। हालांकि इसमें थोड़ी समस्या तो आएगी, है ना। तो हम क्रिएट करेंगे अन्य प्रकार के, जैसे मान लो तरंगीय ऊर्जा है, तो तरंगीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, समाप्त नहीं होगी, साथ ही साथ वो पर्यावरण सम्मत भी है। या सौर ऊर्जा है, किसी प्रकार का प्रदूषण उससे नहीं होता। इवन पवन ऊर्जा है, किसी प्रकार का प्रदूषण उससे नहीं होता। तो इस प्रकार के ऊर्जा संसाधनों का जैसे हम विकास करेंगे ये सतत पोषणीय विकास संबंधित हो जाएगा, क्योंकि वायु का हम क्षरण नहीं करेंगे। यानी जिस हम ना भी यूज करें तब भी वो वैसे ही रहेगा, है ना। सौर ऊर्जा हम ना भी यूज करें तब भी वो आएगा, मतलब वो ऊष्मा बजट की प्रक्रिया क्रियान्वित होती रहेगी। तो यही है सतत विकास। तो देखो परिभाषा से ही सीधे जोड़ करके 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछ दिया। हालांकि मुझे लगता है एक प्रश्न थोड़ा सा इजी है और ओवरऑल। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और उसका उत्तर क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जो डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है वो थोड़ा सा इसका बेसिक बता दें। पहले तो ये जेएनके में है, जेएनके में है। इसके साथ साथ जो फेमस है वो है हंगुल के लिए, हंगुल या कश्मीरी स्टैग। ये होता क्या है हंगुल, खास करके जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया, आप देखेंगे या सुनेंगे मध्य एशिया में जो
रेड डियर अर्थात तो जो लाल हिरणों की, यहाँ की हिरणों थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जो लाल हिरणों की प्रजाति है जिसको मंगोल्स काफी शिकार करते थे, उनका लाल हिरण की प्रजाति है, उसी को कहते हैं हम हंगुल या कश्मीरी स्टैग। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में आज भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो JNK के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश के चुंबी घाटी, हिमाचल प्रदेश के चुंबी घाटी में ये बहुतायत से पाया जाता है, या चंपा वैली भी उसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का, है ना, चंबा घाटी या चंबी घाटी, चंबा ही लिख दे रहा हूं। ये यहाँ पर भी पाया जाता है, परंतु कश्मीर में ही इसे रिकॉग्नाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हंगुल है, एक तो मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जो लाल हंगुल का मतलब जो हिमाचल प्रदेश में है थोड़े से मिक्स भी हुए हैं, जो हिमाचली चित्तल आदि पाया जाता है ब्लैक बक, उससे। परंतु ये अपने मूल स्वरूप में जो सेंट्रल एशियाई रेड डियर थे वो कश्मीर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये फेमस है डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान इसी हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें और भी बहुत सारे पशु हैं, परंतु जो प्रमुखता से है उसको मैंने इंडिकेट कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई बार विद्यार्थी ये नहीं चुनना छोड़ देते हैं और आंसर को दे देते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस है कर्नाटक के लिए, तो भाई बांदीपुर नेशनल उद्यान तो मैस्ट है। मानस ये भी फेमस है असम में, जो गेंडे या दरियाई घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये केरल में है, ये भी सही है, पेरियार तो नाम से स्पष्ट है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, अब देखो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के बजाय उड़ीसा में है। मुझे लगता है ये भी आपको पहले पता होगा, सिमलीपाल उड़ीसा। जो सिमलीपाल है वो मयूरभंज जिला जो उड़ीसा का है, जो लोहे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यहीं पर ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। इसके अलावा ये जो कछुआ होता है, विशेष करके जो एशियाई कछुए हैं, उनकी कई विशेष प्रजातियां इस सिमलीपाल में पाई जाती हैं। वैसे बाघ भी यहाँ पाया जाता है, इसके अलावा बाघ होगा तो हिरन तो होंगी ही होंगी। यहाँ पर फिर जो दरियाई घोड़ा है वो भी सिमलीपाल में काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैच नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। मैच नहीं है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो 23वें का उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, तो यही मध्य प्रदेश से मैच्ड नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न मुझे लगता है कि तुलना में आसान था। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? देखो अब यहाँ पे एक बात समझ के चलना पड़ेगा कि यूपीपीसीएस कई बार करता है कि दोनों ही, यानी देवनागरी में भी इंग्लिश टर्म को ही लिख दिया गया है। सपोज कीजिए भूपृष्ठ है, इस भूपृष्ठ से जो पहला मंडल है वो है क्षोभ मंडल, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। इसका इंग्लिश होता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो होता है समताप मंडल, जो 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, इसको कहते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल का जो अंग्रेजी होता है, इंग्लिश टर्म होता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। और इसी में ओजोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली ओजोन एक बहुत गंभीर ग्रीन हाउस गैस है। 20 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है, बाकी पाया तो जाता है पूरे के पूरे समताप मंडल में। तो ये पूछा जा रहा है किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? यही है ओजोन लेयर, ओजोन अर्थात O3 स्तर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर।
अर्थात सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। अब इसमें होना ये चाहिए था कि इंग्लिश में यूपीपीसीएस ने टर्म दे दिया, तो जो इंग्लिश यहाँ पे होना चाहिए था वो उसी का देवनागरी में लिखा हुआ है। जैसे एक बार क्वेश्चन और भी यूपीपीसीएस ने पूछा है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, तो हिंदी में ताम्रपाषाण कालीन नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा चैल्कोलिथिक, और उसको देवनागरी में भी लिख दिया चैल्कोलिथिक। जो विद्यार्थी हिंदी विशेषकर तैयार करके आते हैं ताम्रपाषाण कालीन, तो बेसिकली यहाँ पे तो इंग्लिश टर्म से ही आपको गाइड होना पड़ेगा। तो वैसे अच्छी भी बात है, थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, स्ट्रेटोस्फीयर, चूँकि इसी में ओजोन तो पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, लेकिन 20 से 25 किलोमीटर के बीच विशेष तौर पे एक लेयर, मतलब मोटा लेयर पाया जाता है, और वही मोटी लेयर है ओजोन की, वो अल्ट्रावायलेट रे जो सन की आती है उसको छान लेती है। उसके कारण ओजोन लेयर टूटता भी है, यानी उथरी के बॉन्ड्स टूटते भी हैं और फिर तुरंत बन भी जाते हैं। अब ये सब कभी फिर ओजोन पे आएंगे तो बताएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन लेयर के डिप्रेशन को रोकने के लिए, जो अभी समय था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किससे संबंधित है? देखिए, वनस्पति जलवायु का सूचक है, मीन्स द वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट। ये कहा था कोपेन ने भी, थॉर्नेप ने भी, त्रिवार्था ने भी। बेसिकली तीनों ही जो अनुभवाश्रित चिरसम्मतकालीन अर्थात जो क्लासिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था, उसको इन तीनों ने प्रस्तुत किया। एनसीईआरटी में भी इनका है। वैसे ये सूचनाएं जो मैं दे रहा हूँ या तो समीर सिंह में मिलेगा या डीएस लाल में मिलेगा। ऑप्शनल वाले विद्यार्थी तो खैर डिटेल में इसको पढ़ते ही हैं। तो तीनों ने कहा कि वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट, अर्थात जो वनस्पति होते हैं वो जलवायु के सूचक होते हैं। अर्थात अगर कहीं पे कांटेदार वनस्पति मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। अर्ध कटीले या स्टेपी वन मिल रहे हैं, अर्थात वहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है, जिसे स्टेपी वनस्पति या स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। या अगर पर्वतीय जलवायु है, जैसे बिल्कुल हिमाच्छादित रहता है, तो वहाँ पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु होगी, जिसे हम क्रायोफाइट्स कहते हैं वहाँ के वेजिटेशन कम्युनिटी को। तो कहा था तीनों ने, और तीनों ने वनस्पति समुदाय को सूचक के तौर पे यूज भी किया। बट एमंग ऑल कोपेन वॉज द फर्स्ट, मतलब कोपेन वो पहला जलवायु वैज्ञानिक था जिसने कहा कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। उसके बाद इसको फॉलो किया थॉर्नेट ने, उसके बाद इसको फॉलो किया त्रिवार्था ने। स्टैम्प तो डडले स्टैम्प इसको पूरा बोलते हैं, स्टैम्प मतलब डडले स्टैम्प, ये तो और भी बाद में आते हैं। तो एट फर्स्ट सिंस कोपेन हैज यूज्ड दैट टर्म, दैट कंसेप्ट कि वेजिटेशन कम्युनिटी इज द इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट, तो सबसे पहले चूंकि उसने इसको यूज किया, इसलिए हम कोपेन को ही आंसर के तौर पे चुनेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोपेन, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, सागरीय और महासागरीय सबसे अधिक स्थिर पार्श्विक तंत्र। देखो, स्थिर पार्श्विक तंत्र ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, पढ़ाते समय बता देता हूं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे। देखो, वन पर्वतीय मरुस्थलीय जैसे पार्श्विक तंत्र होता ही नहीं है। पार्श्विक तंत्र ध्यान से आप देखिएगा तो उष्णकटिबंधीय होता है, शीतोष्णकटिबंधीय होता है। पर्वतीय हो सकता है, पर पर्वतीय मीन्स व्हाट? शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कुछ और है, मिडिल हिमालय की ऊंचाई कुछ और है, महान हिमालय की ऊंचाई कुछ और है, काराकोरम देखोगे तो बिल्कुल हिमाच्छादित ही है। तो पर्वतीय का मतलब आखिर उसकी ऊंचाई तो डिक्लेयर हो, कि निर्धारित हो कितनी है। तो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, या फिर पूर्वी सीमांत, पश्चिमी सीमांत, मध्य महाद्वीपीय, आखिर किस प्रकार की है? तो जलवायु या पार्श्विक के जो प्रकार होते हैं वो इससे मेल नहीं खाते। हालांकि मरुस्थलीय जलवायु का प्रकार होता है। अब ये कह रहा है सबसे अधिक स्थिर पार्श्विक तंत्र कौन सा होता है। तो यहां पर देखो, ये मैंने अक्सर क्लास में बताता हूं, इसको सोचने का तरीका या आधार क्या हो सकता है कि जो तापांतर होता है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये न्यूनतम कहाँ पे होता है? ये न्यूनतम होता है सागरों में या जलीय क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि वाटर में जो लाइट होता है 200 मीटर तक पेनिट्रेट करता है, अर्थात 200 मीटर की गहराई तक जाता है। इसलिए सागर देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। जब सागर देर से गर्म और देर से ठंडा होगा, इसलिए आप देखोगे अभी उत्तर भारत में, आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हो, लखनऊ हो, बनारस हो, किसी भी जिले में जाकर देखो, आगरा हो, गोंडा हो, बहराइच हो, ठंड की ऋतु चल रही है और ठंड सीवियरली भी चल रहा है। रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक हो जा रहा है। कल रात को 8 डिग्री सेल्सियस तक था। तो ओवरऑल तापमान नीचे गिर रहा है, ठंड बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा। इसी समय देखोगे मौनी अमावस्या या जो मेला आदि लगेगा प्रयागराज में ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि शीत ऋतु में जो पर्यावरण की प्रक्रिया है, ऊष्मा का जो वितरण है, वो सब का सब डाउनवर्ड हो जाएगा। और जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगा तो गर्मी के बढ़ने से थोड़ी सी आर्द्रता, चूंकि वायु गर्म वायु स्वतः ही आर्द्र होती है, और वर्षा ऋतु में टॉप पे रहेगा। तो पूछ क्या रहा है, स्थिर पार्श्विक तंत्र कौन सा होगा। जैसे अभी भी आप मुंबई में जाएंगे तो लोग हाफ स्वेटर में नहीं पहनते, दिन में तो गर्मी होता है, रात को भी यानी 11 बजे रात को भी आप एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं किनारे, बीच के किनारे, क्योंकि सागर के प्रभाव से वहां पर ठंड शीत ऋतु नहीं होती। और केरला में तो पंखा चल रहा होगा, कोलकाता में तो पंखा चल रहा होगा। ओवरऑल तो सागरीयता का प्रभाव अर्थात ना, अच्छा गर्मी के दिन में जाओ, जब प्रयागराज लखनऊ 48 डिग्री सेल्सियस तापमान से ग्रस्त होता है, परेशान होते हैं उत्तर प्रदेश के लोग या मध्य प्रदेश में कम है, बिहार के लोग, राजस्थान के लोग। वैसे ही आप जाइए मुंबई में, चेन्नई में, तो गर्मी की ऋतु में भी जब प्रयागराज का तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस होता है, मुंबई और चेन्नई का तापमान उस समय भी 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है अधिकतम, उससे ज़्यादा या उससे अधिक नहीं होता। अर्थात ना वो बहुत सीवियर ऊपर जाने देगा तापमान को, ना सीवियरली बहुत नीचे जाने देगा। साथ ही साथ औसत आर्द्रता जो है वर्ष भर मेंटेन्ड होगा, है ना। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। जबकि सर्वाधिक जो तापांतर होता है वो मत्स्यलीय प्रदेश में ही होता है। पर्वतीय प्रदेश जो खासकर हिमाच्छादित है उसमें भी मरुस्थल जैसी जलवायु हुई होती है। वन में एक जो होता है, लेकिन वन कहाँ का, वन में वृक्ष होता है बट वन कहाँ का, वन तो कोई पार्श्विक प्रदेश होता ही नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे चर्चा भी इस पे की डिटेल में कि सर वन तो हो सकता है ना। वन मीन्स व्हाट, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, मानसूनी वन है, सवाना वन है, शीतोष्ण या ब्रिटिश तुल्य जलवायु का वन है, किस प्रकार का वन, वन तो सब है। तो यहाँ पे ये उत्तर तो स्टैंड ही नहीं करता अगर आप लॉजिकल समझ के चलते हैं तो यहाँ पे फिर हो जाएगा सागरीय या महासागरीय जलवायु, क्योंकि इसमें लंबे समय तक परिवर्तन प्रायः नहीं होता। जैसे भूमंडलीय तापन की वजह से चक्रवात जरूर बन रहे हैं महासागरीय क्षेत्रों में, लेकिन उसका कारण महाद्वीपीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय आपदाएं हैं वो ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। अर्थात ओवरऑल महासागरीय जलवायु जो है उसमें स्थायित्व यानी सस्टेनेबिलिटी विदाउट मोर चेंजेस लंबे समय तक होता है, तुलना में किसी भी महाद्वीपीय जलवायु या पार्श्विक प्रदेश के, किसी भी महाद्वीपीय या पार्श्विक प्रदेश के जो सागरीय पार्श्विक प्रदेश है वो। इसलिए हमेशा बोलते हैं हम कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात सबसे अधिक स्थिर पार्श्विक तंत्र सागरीय या महासागरीय है। ठीक है, और ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये वन वाला स्टैंड ही नहीं करता, जब कई विद्यार्थी का कहना था सर वन वाला तो हो सकता है ना। आपके और हमारे सोचने से केवल नहीं होगा, हाँ सोचना है, कैसे सोचना है आप स्टडी कीजिए, स्टडी करने के बाद कंसेप्चुअली समझिए। यही मैं शुरू में कह रहा था आपसे कि यदि आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझते हैं तो आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा तुलनात्मक से ऑप्टिमम हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। तो पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी, चूंकि ये मेंस से भी कंसर्न हो सकता है इस प्रकार का उदाहरण, तो आप इसी को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या कंसेप्चुअली तैयार करने की प्रक्रिया भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है। बारंबारता और प्रचंडता ये दोनों दो चीज है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी, अब देखो ये यहां पे क्लियर है, यहां एंड लगा हुआ है, अर्थात बारंबारता एवं प्रचंडता, ना कि बारंबारता की प्रचंडता। ये दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी बेहतर ट्रांसलेटर नहीं मिल रहे हैं। यहां पे जब एंड लगा है तो वहां की कैसे हो जाएगा, वहां एवं होना चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी बारंबारता एवं प्रचंडता में वृद्धि हो रही है। देखो जब क्लास बताता हूं तो उष्ण चक्रवात के 7 प्रकार होते हैं, उष्ण चक्रवात के 7 प्रकार होते हैं, 7 टाइप्स। इसमें साइक्लोन, तूफान और बवंडर, यानी साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स और हरिकेन्स। अब यहां बवंडर के बजाय मुझे लगता है हरिकेन ही लिख देना चाहिए देवनागरी में तो ज्यादा बेहतर होता। अब यहां पे ध्यान रखना, साइक्लोन की सामान्यतः गति होती है 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे,
यानी वायु की जो गति है, वायु की गति चक्रवात में सामान्यतः 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे, तूफान में बढ़कर के हो जाता है 70 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन बवंडर में हो जाता है 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे। बवंडर का मतलब है प्रति घंटे, हरिकेन से, हरिकेन या टाइफून या विली विली और उपयुक्त सभी। तो देखो बेसिकली जो भूमंडलीय तापन है, चक्रवात कैसे बनता है? चक्रवात बनता है उच्च ताप और निम्न भार के कारण, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से चक्रवात निरंतर कायम रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा से चक्रवात को निरंतर ऊष्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात लेटेंट हीट की प्राप्ति होती है। उसी ऊष्मा को प्राप्त कर वायु निरंतर ऊपर उठता रहता है, और वायु जब तक ऊपर उठता रहेगा वर्षा भी होती रहेगी, और साथ में नीचे से वायु के ऊपर जाने का क्रम कायम रहेगा, तो चक्रवात भी कायम रहेगा। अर्थात ये प्रक्रियाएं फिर एक पूरक के तौर पर कार्य करना शुरू हो जाती हैं, एक श्रृंखला के तौर पर कार्य करना शुरू हो जाती हैं। चक्रवात यदि आप डिटेल में कंसेप्चुअली पढ़ते हैं तो अगर ताप थोड़ा सा, मतलब अगर सामान्यतः 26 तापमान हुआ 27-28, तो बनेगा चक्रवात। हालांकि पहले बनता है अवदाब, अवदाब उसके बाद बनेगा चक्रवात। तो 28 से जब 29 होगा तो बनेगा चक्रवात, 29 से 30 हो जाएगा तो बन जाएगा तूफान, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनता है। और यदि 30 से ज्यादा हुआ 31, 32, 33, तो बनेगा विली विली, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, टाइफून चीन के पूर्वी तट पर या जापान के आसपास, उसी को टाइफून भी कहते हैं, और हरिकेन जो कैरिबियन सागर से लेकर के उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में निर्मित होता है। इनको हम कहते हैं बवंडर, लेकिन बवंडर से बेहतर होता हम हरिकेन्स को ही यहां लिख देते। तो जिस परिमाण में तापमान में वृद्धि होगी, वायु दाब उसी परिमाण यथार्थ मात्रा में घटेगी, और वायु दाब का अंतर जितना ज्यादा होगा, वायु की गति उतनी ही तेज होती है, और वायु गति जब उतनी ही तेज होगी तो ऑब्वियसली चक्रवात का धीरे धीरे परिवर्तन आपदाओं में, डिजास्टर्स में हो सकता है, क्योंकि वो मानवीय समुदाय के लिए शुभेद्य अर्थात वल्नरेबल हो जाएगा। दिस ऑल आर कंसर्न लाइक अ चेन। यूपीएससी में भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो बारंबारता एवं प्रचंडता बढ़ सकती है या बढ़ रही है, ये उपयुक्त सभी से होगा, एक दो से नहीं होगा, क्योंकि ये सभी तो चक्रवात ही है ना। चक्रवात की गहनता के आधार पर उनमें वृद्धि हो रही है ना। तो ये सभी में वृद्धि होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। कभी डिटेल में आप फाउंडेशन कोर्स में आइए, फिर आपको उस चक्रवात के जो 7 प्रकार हैं, उसकी जो क्रियाविधि है, इस लॉजिक से, कंसेप्ट से बताया जाता है कि आपको क्लास में ही ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? देखो स्ववासन, थोड़ा सा इसका इंग्लिश टर्म देख लेते हैं। Which of the following not an example of in situ? In situ इसको स्वस्थाने भी कहते हैं। स्वस्थाने अर्थात उसी स्थान पर, यानी बायोडायवर्सिटी का जो परिरक्षण है, संरक्षण है, जो जैव विविधता का, मैंने शॉर्ट में विविधता लिख दिया, जैव विविधता का संरक्षण है, ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है इन सीटू, जो पूछा गया है, इसको बोलते हैं स्वस्थाने। स्वस्थाने अर्थात उसी जगह पर, स्वस्थाने अर्थात जहां पे प्रॉब्लम है। ये ऐसे मैं क्लास में हमेशा समझाता हूं कि जैसे आपको यहां पे कट लगा तो आप दवा यहीं पे लगाएंगे, ये हुआ स्वस्थाने। लेकिन सिर दर्द कर रहा है तो दवा सिर में छेद करके नहीं डालेंगे, दवा मुंह से खाएंगे, वो पेट में जाएगा, परंतु उसका असर हालांकि ब्लड को थोड़ा पतला कर देता है, इससे सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, तो सिर दर्द दूर हो जाता है। परंतु सिर में दर्द है तब भी आप दवा मुंह से पेट के लिए खाएंगे, पैर में दर्द है तब भी, तो ये हो जाता है परिस्थाने, है ना। तो संरक्षण की प्रक्रिया मानव के शरीर से भी संबंधित जोड़ करके हम समझ सकते हैं। तो स्वस्थाने का मतलब होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे डचिंघम नेशनल पार्क का, डचिंघम नेशनल पार्क या सिमलीपाल का ही ले लो, तो अगर वहां पे प्रॉब्लम आया, जैसे डचिंघम में जो हंगुल है, रेड डियर सेंट्रल एशिया की जो प्रजाति है, उसकी संख्या घट रही है। उसका सबसे बड़ा कारण 95% कारण है शिकार।
वहाँ के अधिकारी भी कई बार ये बता देते हैं कि बर्फबारी ज़्यादा हुई तो मर गए। भाई ये बर्फबारी कोई नई नहीं हो रही, और वो आज से नहीं, वहाँ पे हज़ारों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं। तो इतनी संख्या का कैसे घट जाएगी एकाएक? ओवरऑल हम अगर उनको वहीं पर संरक्षण देते हैं तो हो जाता है श्वस्थाने, और एक होता है एक्स सीटू या एक साइट भी कहते हैं, अर्थात परिस्थाने। परिस्थाने इसमें आता है जैविक उद्यान, हालांकि इसको आजकल सजा के तौर पे देखा जा रहा है पशुओं के। जैविक उद्यान या वनस्पति उद्यान, जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, बनारस में, सब जगह ऐसा बनाया जाता है कि पिंजड़े में या फिर छोटा सा एरिया होता है, इसमें शेरों को रखा जाता है। कई बार खूनी जंग से मरते हैं, इसको बोलते हैं परिस्थाने। ये वनस्पतियों के लिए तो लाभकारी होता है, परंतु जंतुओं के लिए बहुत कम संदर्भों में ही लाभकारी हो पाया है, अब तो ज़्यादातर हानिकारक ही हुआ है। खासकर सांपों को देखा गया है, जिसको हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। सांपों को रखा जाता है, उनका ब्रीडिंग प्रोसेस तो बिल्कुल स्टॉप ही हो जाता है, यानी अब उन सांपों के बच्चे तो नहीं होते। इसका मतलब है वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इवन खासकर जो बड़े मांसाहारी पशु हैं, शेर, बाघ, कुछ की संख्या तो बड़ी है, जैसे सफ़ेद बाघ जो मध्य प्रदेश में पाया जाता था, कान्हा किसली के से ला करके उनको जो भोपाल का चिड़ियाघर है, जो जूलॉजिकल पार्क है, उसमें रखा गया तो उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन अधिकांश जगहों पे देखा गया है कि फ्रस्ट्रेट होकर के पशु, जैसे आत्महत्या होता है ना, पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि उनको आदत है घूमने की, दौड़ के शिकार करने की, वो उसमें खुश हैं। मुझे लगता है सरकार को वैश्विक स्तर पे, यूएनओ को भी इस संदर्भ में हस्तक्षेप करना चाहिए कि अब जूलॉजिकल पार्क ही बंद होगा। आप ब्रीडिंग सेंटर्स बनाइए कि भाई इसकी संख्या घट रही है तो इसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम बस 2 मेल और फीमेल को लेकर आ रहे हैं और उसकी संख्या बढ़ा करके फिर उनको जंगल में छोड़ देंगे। बट परमानेंटली लोग आके देखें, आदमियों को आप बंद करके देखिए। और ये किसी मानवतावाद या पशु के प्रति केवल स्नेह से नहीं बोल रहे। अगर पर्यावरण को प्रोटेक्शन देना है तो इस प्रकार के कदम अब उठाने होंगे। एनीवे, जो कंसेप्ट था इन सीटू और एक्स सीटू यही है। अब ये कह रहा है श्ववासन, यानी इन सीटू से कंसर्न है ये, इन सीटू से। तो जैव मंडल आगार यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तो इन सीटू होता है। ये कह रहा है इन सीटू का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा, इन सीटू का उदाहरण नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व तो इन सीटू है, ये इन सीटू हो गया, तो ये नहीं मैच नहीं करेगा। वनस्पति बाग यानी जो बोटेनिकल गार्डन है, ये इसमें आ जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये इन सीटू है, ये इन सीटू है, यहां पे वैसे लिख ही दिए हैं। और पवित्र उपवन सेक्रेट ग्रुप्स, ये भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जहां होते हैं वही होते हैं। यही दूसरी जगहों पर बनाया जाता है, अर्थात ये क्या है, एक्स सीटू है। एक्स सीटू मतलब इन सीटू नहीं है ना। तो इसका उत्तर भी आराम से निकल सकता है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका जानना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो 28वें प्रश्न का उत्तर होगा वनस्पति बाग अर्थात बोटेनिकल गार्डन। और क्यों होगा ये सभी डिटेल में समझा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूशन। देखो, द्वितीयक प्रदूषक का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, कोई नगर है, अब यहाँ पे वाहन चल रहा है या फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है या वाहन है, ओवरऑल इन सबसे धुआं से निकल रहा है, तो भाई इसमें CO2 या और भी कई प्रकार के पोल्यूटेंट्स निकलेंगे। इसमें दे रहा है फ्लाइंग गैस, जैसे इससे फ्लाइंग गैस भी निकलेगा जो फैक्ट्री से है, तो ऐसे कई प्रकार के निकलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। लेकिन दीज आर प्राइमरी पोल्यूशन, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये सभी के सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं, पोल्यूटेंट्स। अब ये क्या करते हैं, ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, दे मेक lots of chemical reactions and then other products would be comes in the environment, and that other products that is may be called as byproducts are the secondary pollutants। तो इसमें द्वितीय प्रदूषक क्या समझ में आ गया, प्राथमिक स्तर पे जो फैक्ट्री के चिमनी से निकला, गाड़ियों के इंजन से जो धुआं निकला, या हम घर में जो प्राकृतिक गैस से खाना बनाते हैं LPG से, या CNG जो आजकल ऑटो में या बसों में भी दिल्ली में जैसे यूज़ हो रहा है, या फिर
उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में, प्रयागराज में, बनारस में, सब जगह, कानपुर में, सब जगह सीएनजी आ गया है। उस सीएनजी वाहनों में भी यूज़ हो रहा है। खाना बनाने में एलपीजी का यूज़ हो रहा है। एलपीजी अब वाहनों में भी है वैसे। तो ओवरऑल जो भी इस प्रकार का बायोफ्यूल हम जलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो एसेंशियल है, या जो थर्मल पावर है कोयले को जला करके उससे फ्लाइंग गैस निकलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे जो कोयला आधारित ताप विद्युत है ना, इस फ्लाइंग गैस से कंसर्न हो जाएगा। बट दीज ऑल आर प्राइमरी, क्योंकि सीधे उससे निकलते हैं। और जब ये वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया करके, केमिकल रिएक्शन करके और किसी नए उत्पाद को बनाते हैं तो कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और वो ज़्यादा खतरनाक होता है, और वही है स्मोक। आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि दिल्ली में 26 नवंबर से लेकर के लगभग दिसंबर के प्रथम 2-3 मतलब 30 तक तो कहा गया था रहेगा ही रहेगा, उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा 1 तारीख को। 30 नवंबर तक लॉकडाउन लगाया गया था दिल्ली में बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और पोल्यूशन में भी बिकॉज ऑफ स्मोग इट्स अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अर्थात जो हरियाणा में, पंजाब में तो अब थोड़ा कम भी रहा, पिराई जो जलाई जाती है ना हरियाणा पंजाब में, उस पिराई का जो धुआं है वो आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब होते हैं। किसी भी चीज़ को जलाओगे ना तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलेगा, जलने से ही वो बनता है, और वो हवा के माध्यम से इस शीत ऋतु के आसपास चला आता है दिल्ली में, और यहाँ के पोल्यूटेंट से फिर उसका केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है वो, एंड देन इट मेक्स स्मोक। सो द स्मोक इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। स्मोक क्या है? एक द्वितीय प्रदूषक है, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे निकलता है? इससे मान लो वाहन से, या फ्रिज, एसी जो भी ले लेंगे, फैक्ट्री से, है ना। तो इसको कंसेप्चुअली आप समझिएगा तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर है स्मॉग। स्मॉग ही द्वितीयक पोल्यूटेंट है। ठीक है, अब चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से या में किसमें प्रजातीय विविधता, सापेक्षता काफी अधिक होती है? इंग्लिश में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पेसीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ और मरुस्थलीय। डीप सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, डेजर्ट्स। देखो, इसमें रियल जो आंसर होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कुछ लोगों का मानना है, आयोग ने भी, कोरल रीफ को भी जोड़ते हैं लोग, बट कोरल रीफ बेसिकली जो है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप पूरी तरह से कोरल आइलैंड है, लेकिन अगर दोनों के जैव विविधता की चर्चा करेंगे तो लक्षद्वीप की तुलना में अंडमान निकोबार पर कम से कम 3 गुनी ज्यादा जैव विविधता है। कई आइलैंड्स पे 9 से 15 गुना ज्यादा जैव विविधता है। बेसिकली कोरल रीफ की विशेषता यह है कि वहां मेरीन बायोडाइवर्सिटी तो ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां होता है? कोस्टल एरिया पे, जहां जल और स्थल मिलते हैं, उन एरियाज में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। कोरल रीफ्स तट से प्रायः छिछले सागरीय या लेगुनों में उनका विकास होता है। नो डाउट कोरल रीफ्स चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के संरचना से संबंधित होते हैं, और जहां पर भी चूना पत्थर होगा वहां पर पोषण तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा, और जहां पोषण होगा, न्यूट्रिशन होगा, वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी। लेकिन हम जब तुलना करेंगे, जैसे ज्यादा होगी मुद्दा अलग है, इसमें यह नहीं पूछा गया किनमें है, लिखा काफी अधिक होती है। And if we are going to choose one option among 4, then obviously we have to favor the उष्णकटिबंधीय वर्षावन मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये विषुवतीय वर्षावन है बेसिकली। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मतलब होता है विषुवतीय वर्षावन। और इसमें कंफ्यूजन कोई क्यों नहीं होना चाहिए, आयोग का भी शायद उत्तर इसको डिसमिस कर दिया गया है। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि इकोसिस्टम के जीडीपी का, इकोसिस्टम के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, जिसे जीडीपी निकलता है ना, कुल पृथ्वी के डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 50% से ज्यादा अकेले यहां पर पाया जाता है।
तो कहाँ से हम तुलना करें ये आप सोच के बताइए। किसी भी कीमत पे जो प्रवाल भित्तियों की जैव विविधता है वो 50% से कम ही होगी ना। 50 भी रखेंगे तो बाकी सब तो खत्म ही हो जाएगा, सब बैरन लैंड हो जाएगा। और अगर 50% से ज्यादा है, यानी पूरे विश्व में रेस्ट बायोडाइवर्सिटी 50% से कम ही तो होगा। इसमें मानसूनी वन भी है ना, जलीय भी है, स्थलीय भी है, यानी एक्वेटिक एंड मैरिन सारा आएगा। स्थलीय और एक्वेटिक और मैरिन नहीं, एक्वेटिक और आ जाएगा कॉन्टिनेंटल। तो इसमें उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यदि आयोग ने कैंसिल किया है तो ये अब जिस आधार पर उन्होंने किया हो, कोरल रीफ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अर्थात उष्णकटिबंधीय जो विषुवतीय वर्षा वन है उनसे हमेशा कम ही होगा। और मैं जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जीडीपी होता है उसे कोरिलेट करके ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका उत्तर होना चाहिए बी। सी बी की तुलना में काफ़ी कम होगा। मरुस्थल और गहरे समुद्र, चूंकि जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा गहरे समुद्र में, वहाँ पे तो वैसे ही मैटर नहीं बनेगा, है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कोप 21। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 21 आयोजित हुआ था। देखो ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, खास करके ग्लोबल वार्मिंग से कंसर्न था। 30 नवंबर 2015 को 30 नवंबर 2015 को पेरिस में यह सम्मेलन हुआ था, कोप 21, जिसमें UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस की जो अनुसंधान संस्था है जो क्लाइमेटिक चेंज पर शोध करती है, उसने कई रिकमेंडेशंस दिया, जिसमें IPCC अर्थात जो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेटिक चेंज IPCC के गठन की बात की गई। साथ ही साथ जो मेजर डिसीजन था वो ये था, भूमंडलीय तापन को, ये जरूर ध्यान रखिएगा, भूमंडलीय तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बनाकर रखना है या बनाए रखना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रथम था। इट वॉज कोप 21 among all the COP summits. It was first among all who declared that right now we can't stop the global warming below 1 डिग्री सेल्सियस। जबकि 2002 में और फिर 2012 में इस बात को दोहराया गया कि भूमंडलीय तापन को हम 0.5 डिग्री सेल्सियस थे अर्थात आधे डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन 12 में जो रिपोर्ट्स आए तो UNFCCC और उसी के गठन के लिए जो अनुशंसा किया 2015 में IPCC, उस सभी में स्वीकार किया गया कि अब 1 डिग्री का तो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, अगर हम 1.5 से 2 डिग्री तक भी मेंटेन करके रख सके तो काफ़ी हद तक चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी और वनावरण और कार्बन ट्रेडिंग की प्रक्रिया को तेज करके हम प्रयास करेंगे वैश्विक स्तर पर कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रियाओं को तो रोका ही जाए, भूमंडलीय तापन को सबसे पहले रोका जाए, जिसमें जियो इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को भी बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, तो ओवरऑल जो पेरिस में जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कोप 21 हुआ था, UNFCCC इसमें सी में मेजर रूप से पार्टिसिपेंट था, इसे रिकमेंड किया कि जो IPCC का गठन हो और भूमंडलीय तापन को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रोका जाए, यही मेन रिकमेंडेशन था। तो यही पेरिस में आयोजित हुआ था। अब कोप 20, कोप 22 ऐसे करके, कोप में जो क्लाइमेटिक चेंज को लेकर के सम्मेलन होते हैं उनको कोप कहते हैं, और जो नंबर होता है वो उसके श्रृंखला को बताता है। UNFCCC इसको आयोजित कराता है, उसके रिकमेंडेशंस होते हैं। अब ऐसा भी पूछा सकता है कि कोप 21 के प्रमुख अभिशमय को बताएं, इसीलिए मैंने बताया आपको, पहला था IPCC का गठन, दूसरा है भूमंडलीय तापन को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की प्रक्रिया, ये सब उसके डिसीजंस थे। और उसके अलावा कुछ
राष्ट्रों को संदेश था कि आप लोग ये काम अनिवार्यता करिए। जैसे कार्बन ट्रेडिंग पर भी कई चीज़ें कही गई। जो एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो अर्थ समिट हुआ था, उसके एजेंडा 21 जो निकल के आया था, उसके भी चीज़ों को कुछ सीमित रूप से संशोधित किया गया। तो यही था 2018 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के पार्ट 3 के सभी प्रश्नों का विश्लेषण। हमारा प्रयास यही है कि प्रश्न के उत्तर बताने के साथ साथ प्रश्न के उत्तर को निकालने की तकनीकी या रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके अलावा ये प्रश्न कहाँ से आया है, क्यों आया है, इन सभी तथ्यों को विश्लेषण के साथ आप तक पहुँचा दिया जाए, ताकि आप भी प्रश्नों के स्रोत तक स्वयं ही पहुँचने का प्रयास करें, पहुँचें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो 2018 प्रारंभिक परीक्षा का यह तीसरा वीडियो था, वीडियो पार्ट 3। मिलते हैं हम लोग चौथे वीडियो में, और चौथे वीडियो में जानते हैं रेस्ट 12 क्वेश्चन जो या 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देखते हैं और क्या क्या बचा है अभी तैयारी की प्रक्रिया में। और आपको ये जरूर लग रहा होगा कि यदि बेहतर रणनीति के साथ तैयारी की जाए तो सफलता तो कदम चूमेगी ही, और बहुत जल्दी ये हो सकता है। तो नया साल आने वाला है, नए साल में नए रेजोल्यूशन ले या न लें, बस निरंतरता को गुणवत्ता और दक्षता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और टीम दृष्टि का इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही प्रयास भी है। तो सुरक्षित रहिए, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।